हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इश्यूज़। हिंदी मीडियम में हमने बना दिया था, बट इंग्लिश मीडियम में सॉरी फॉर डिले। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? ग्लोबलाइजेशन, आपको हिंदी में इसका मतलब पता है, वैश्वीकरण, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लोबलाइजेशन में एक वर्ड आ रहा है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर अर्थ, ठीक है। पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जितने भी कंटिनेंट्स हैं, उन सबको क्या करना, एक करना, यूनाइट करना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से प्रोसीजर होता है जिसमें वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, यूनाइट करने का प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन को आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी देख सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को भेजा जाता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी आप ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन जो है, इसने पूरे वर्ल्ड को क्या बना दिया है, एक फैमिली, एक सोसाइटी की तरह बना दिया है। आपने एक लाइन सुनी होगी, स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, ऑल ओवर वर्ल्ड इज़ लाइक अ फैमिली, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, इसके थ्रू क्या हुआ है, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ पाए हैं, ये जान पाए हैं कि दूसरे देश में दूसरे लोगों की क्या संस्कृति है, ठीक है। कल्चरल आइडियाज़ जो है, इसका भी एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। कल्चरल वैल्यूज़ का एक्सचेंज हुआ है। इसके अलावा जो आइडियोलॉजी है, एक कंट्री की आइडियोलॉजी दूसरी कंट्री तक भी पहुंच पाई है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन जो है, ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोकल और रीजनल गुड्स। ग्लोबलाइजेशन को एक ऐसा प्रोसीजर भी देखा जा सकता है जिसमें लोकल एंड रीजनल गुड्स को ट्रांसफॉर्मेशन उसका किया जाता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसको भेजा जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने पूरे विश्व को एक सोसाइटी बना दिया है, विश्व के सारे लोगों को इंटरकनेक्ट कर दिया है, ठीक है, कनेक्ट करने में हेल्प किया है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया है कि एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में इतनी जल्दी आ पा गई है, ठीक है। जैसे इंडिया में पहले इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, बट जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो इंडिया में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच पाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दिस प्रोसेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफ़र नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह पर, बल्कि सोशल आइडियाज़ का, टेक्नोलॉजी का भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है। तो ग्लोबलाइजेशन ने टेक्नोलॉजी को एंड सोशल आइडियाज़, कल्चरल वैल्यूज़ को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में काफ़ी बड़ा किरदार निभाया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑफन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अक्सर किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के रूप में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड करना, ठीक है। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमीज़, मतलब कि नेशनल इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से जोड़ना, कनेक्ट करना, ठीक है। कैसे कनेक्ट करना, ट्रेड के द्वारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रेड यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो व्यापार होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ट्रेड बढ़ पाया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ पाया है। अब एक कंट्री की जो वस्तुएं हैं वो दूसरी कंट्री में जा पा रही है, उनका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो पा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे कंट्री में भी चाइना की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कलरफुल लाइट्स होती हैं एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें चाइना में बनती हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया में कैसे मिल जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है, ये आपने एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में सुना होगा। विदेश से हमारी कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो कैसे सेटअप होती हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ के कंपनी के ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री में आते हैं एंड एक अपनी कंपनी की ब्रांच इस्टेब्लिश करते हैं, सेटअप करते हैं, ठीक है।
उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ये भी क्यों बढ़ पाया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ पाया है, ठीक है। कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन, यानी कि हमारी कंट्री से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग विदेश में जाते हैं रहने के लिए, तो इससे भी क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन वर्ड कब अपेयर हुआ था, कब इसका यूज़ हुआ था, 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ गुड्स, सर्विस, डाटा, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। इकोनॉमिकली देख ले तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड। एंड ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में अहम भूमिका किस चीज़ की है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या किया है, सभी कंट्रीज़ को कहा है कि कोई भी कंट्री जो है वो व्यापार के ऊपर यानी कि ट्रेड के ऊपर बैरियर नहीं लगाएगी, जैसे इंपोर्ट को नहीं रोकेगी, इंपोर्ट के ऊपर बैरियर नहीं लगाएगी, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो इंपोर्ट को बंद कर देती हैं अपनी कंट्री में, तो ऐसा करने से अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मना कर दिया है किसको, सारी कंट्रीज़ को। तो इससे ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का अगर सिंपल से सिंपल मीनिंग जाने तो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करना ट्रेड के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जब वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बीच में आपस में ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजीज़ एंड वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़, वहाँ की आइडियोलॉजी, इन सब का भी एक्सचेंज होगा, जिससे पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सोसाइटी, एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या होगा, ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही ग्लोबलाइजेशन का सिंपल से सिंपल अर्थ है, मीनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट लिबरलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, ठीक है। अच्छा, रिमूवल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर्स हैज़ मेड द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल मार्केट मोर फिजिबल। मतलब कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर्स है, वही जो मैंने अभी बताया, उसको रिमूव कर दिया गया है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रपोजल निकाला था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड बैरियर रिमूव कर देगी हर तरीके के। ये क्यों निकाला था, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। एंड तब से क्या हुआ है, जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी रफ्तार बढ़ गई है, दोगुनी हो गई है, ठीक है। तो इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबल मार्केट्स इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ों की वजह से एडवांसमेंट हुई है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट हुई है, जैसे स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम शिप, जेट इंजन्स, इन सब की वजह से ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ गई है, ठीक है। जैसे पहले ट्रेड जो होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, वो कैसे होता था, समुद्री रास्तों से, यानी कि सी रूट के ज़रिए होता था, ठीक है। लेकिन अब जब से एयरप्लेन, एयर सर्विसेज आई है, एयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई है ट्रांसपोर्ट की, तब से क्या हो गया है, बहुत लंबा सफ़र सिर्फ कुछ घंटों में तय किया जा सकता है। इससे जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें काफ़ी रफ्तार आ गई है, ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो गया है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट, स्मार्टफोन, टेलीग्राफ, ये सारी सर्विसेज जो है इसने भी ग्लोबलाइजेशन को इन्हेंस करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में था छोटा सा टॉपिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में। ग्लोबल इशू यानी कि सामाजिक वैश्विक मुद्दे, ठीक है, ऐसे मुद्दे जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल इशू जो ग्लोबली सभी को इम्पैक्ट करे, ऐसे इश्यूज़ को ग्लोबल इशू कहा जाता है, ठीक है। पब्लिक कंसर्न के होते हैं इश्यूज़, ऐसे इशू जिस पर
काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने की बात हो, ठीक है। ऐसे इश्यूज़ जो काफ़ी सीरियस इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ऐसे इश्यूज़ को ग्लोबल इशू कहा जाता है, ठीक है। पब्लिक से रिलेटेड होते हैं ये, एंड ये ह्यूमन क्रिएटेड होता है, मतलब कि ऐसे इशू जो ह्यूमन ने ही क्रिएट किए हैं, ठीक है। उन इश्यूज़ को इसमें शामिल किया गया है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो ग्लोबल इश्यूज़ है इसकी लिस्ट कौन बनाता है? इसकी लिस्ट बनाने का काम होता है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, दिस लिस्ट ऑफ ग्लोबल इशू प्रेजेंट प्रॉब्लम और इवेंट अफेक्टिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं ये वो प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो इवेंट्स बताते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी ब्रॉडर हैं, ठीक है, काफ़ी फैले हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। हर कंट्री के द्वारा ये इश्यूज़ फेस किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई एक कंट्री इस इशू को फेस करे, कोई एक कंट्री इस प्रॉब्लम को फेस करे, नहीं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सबके द्वारा ये प्रॉब्लम फेस की जाती है इक्वली, ठीक है। इसलिए इनको ग्लोबल इश्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। एंड इस तरीके के इश्यूज़ को अकेले सोल्व नहीं किया जा सकता। इस तरीके के इशू को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ आएँ एंड एक साथ कोई स्टेप उठाएं, ठीक है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये लिस्ट बनाता है, ऑफिशियल लिस्ट बनाता है इन इश्यूज़ की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज़ है ये। एंड ये जो इश्यूज़ है ये रिजल्ट है ह्यूमन एक्टिविटी के, मतलब कि ह्यूमन बींग के द्वारा ही इन्हें क्रिएट किया गया है एंड ह्यूमन बींग ही इनको सोल्व कर सकता है, ठीक है, अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स इम्प्रूव करके। तो कौन कौन से इश्यूज़ है ये? जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस, वही जैव विविधता कम हो गई है, जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है। इसी तरीके से बर्ड्स की भी बहुत सारी स्पीशीज़ है जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है, जिनका एक्सटिंक्शन हो गया है, जो लुप्त हो गई है, ठीक है, जो अब देखने को नहीं मिलती कहीं पर भी। तो ऐसी स्पीशीज़ का नष्ट होना काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। जैसे डायनासोर, एक टाइम पर डायनासोर होते थे लेकिन अब वो नहीं मिलते देखने को। ऐसे ही ब्लू काउ के बारे में आपने सुना होगा, नील गाय, वो भी अब देखने को नहीं मिलती क्योंकि उन सबका एक्सटिंक्शन हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत ही प्रचलित बर्ड है जो पहले दिल्ली में भी देखने को मिलता था, स्पैरो। अब स्पैरो जो है वो दिल्ली में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका एक्सटिंक्शन हो गया है। एंड स्पैरो तो आपको खैर गांव वगैरह में आप जाते होंगे वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली में स्पैरो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिल्ली में इनका एक्सटिंक्शन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी आप मान सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु में परिवर्तन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू है। ये देखिए इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है जैसे बाढ़, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ठीक है। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, मतलब कि यही जो परमाणु वगैरह बनाए जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। पैंडेमिक, यानी कि जैसे अभी कोरोना वायरस फैला था कुछ टाइम पहले, तो पैंडेमिक भी एक ग्लोबल इशू है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी रिस्क, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ठीक है। इतना अगर आप लिख देंगे तो इनफ है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जहाँ तक मेरा विचार है आपका इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है शॉर्ट नोट्स में। काफ़ी रेयर सिचुएशन होती है जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे इससे रिलेटेड, ग्लोबल इशू से रिलेटेड। जनरली इसका शॉर्ट नोट में ही देखने को मिलता है, बट आप लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो। एंड मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।